हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सूचर्स। आज हम लोग बात करेंगे सूचर्स के बारे में। ये वीडियो जो है पर्टिकुलर ओटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें दो पार्ट बनेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे सूचर्स के बारे में। सूचर्स शल्य चिकित्सा में पृथक्कृत द्रव्य ऊतकों को जोड़कर एक साथ बांधने के लिए अर्थात लिगेचर के लिए जो सामग्री उपयुक्त की जाती है या प्रयुक्त की जाती है उसको हम सूचर्स कहते हैं। यद्यपि अब ऊतकों को जोड़ने के अन्य तरीके भी उपलब्ध हैं, जैसे कि ऊतक ग्लू, स्टेरिट्रिप्स तथा स्टेपल्स आदि, लेकिन विभिन्न प्रकार के टाँकों से ऊतकों को जोड़ना उनमें से अति महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली तरीका माना जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सूचर्स होता क्या है। सूचर्स जो है ऊतकों को जोड़ने या बांधने के लिए प्रयुक्त किए गए पदार्थ धागे को हम सूचर्स कहते हैं, जिसमें हम टाँके लगाते हैं। जब सूचर पदार्थ की किसी रक्तवाहिनी या कुछ ऊतकों को परस्पर बांधा जाता है तब इसे हम गांठ लगाना या इसे टाई करना या इसे लिगेचर करना कहते हैं। जब दो पृथक ऊतकों को सूचर पदार्थ द्वारा एक दूसरे के पास लगाकर बांधा जाता है तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सूचरिंग कहते हैं, टाँके लगाना जिसको कहा जाता है। सूचर्स में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? दूसरे पॉइंट पे है हमारा सूचर्स की विशेषताएं। एक आदर्श सूचर्स पदार्थ में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, यह ऊतकों में सुगमतापूर्वक प्रवेश करना चाहिए तथा इसमें ना खुलने वाली गांठ लगनी चाहिए। सूचर्स जो है ऐसे स्पेसिफिक बने हों जो गांठ लगाते समय दोबारा जो है गांठ लगाने के बाद खुले ना। इसमें तनाव सहने तथा मजबूती की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि सूचर्स जो है बहुत मजबूत होने चाहिए। इसमें सिकुड़न पैदा नहीं होनी चाहिए, अर्थात रक्त में भीगने के बाद घाव के अंदर जाने के बाद इसमें ये जो है सिकुड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि घाव जो है टाँके लगे हुए घाव जो है और ज़्यादा जो है सिकुड़ने के बाद मरीज को और ज़्यादा दर्द का एहसास हो। ये विसंक्रमित होने चाहिए तथा इसे ऊतकों में प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसे होने चाहिए जो शरीर में किसी भी प्रकार का रिएक्शन प्रोड्यूस ना करे। ये नॉन एलर्जिक भी होने चाहिए, अर्थात हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी उत्पन्न ना करे। ये मूल्य में सस्ते होने चाहिए, सस्ते होने के आधार पर ही हम आसानी से जो है घाव को कम इकोनॉमिक कंडीशन में भी जो है अपन आसानी से किसी को सूचर्स लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। सूचर्स की संरचना। सूचर्स पदार्थ संरचना के आधार पर दो समूहों में बांटे जा सकते हैं। एक होता है एकल तंतु और दूसरा है बहुतंतु यानी मोनोफिलामेंट्स और मल्टीफिलामेंट्स। फिलामेंट्स यानी तंतु होते हैं। फिलामेंट एकल तंतु यानी मोनोफिलामेंट में सिर्फ एक ही धागा होता है जिससे हम घाव को टाँके लगाते हैं, और जबकि मल्टीफिलामेंट्स में बहुत सारे तंतुओं को गूंथ कर एक धागे का निर्माण किया जाता है, जिसको हम मल्टीफिलामेंट सूचर्स कहते हैं। अब आइए देखते हैं सूचर की तनाव शक्ति। तनाव शक्ति कैसी होनी चाहिए? किसी सूचर की तनाव शक्ति इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। तनाव शक्ति के कम होने का तात्पर्य है कि कमज़ोर पकड़, या तनाव शक्ति के अधिक होने का अर्थ है मजबूत पकड़। शल्य चिकित्सा में सूचर्स की तनाव शक्ति ही इसकी आवश्यकता का आधार है। तनाव शक्ति क्या है? प्रत्येक सूचर्स पदार्थ को शल्य प्रक्रिया के समय तान कर या खींच कर, गांठ लगाकर अथवा नाप कर देखा जाता है। तनाव के परिणाम को मापा जाता है। खींचने पर गांठ के टूटने को भी देखा जाता है। सूचर्स पदार्थ का तनाव जो है संबंधी व्यवहार उसकी प्रत्यास्थता और लचक पर आधारित होती है। अब देखते हैं उसकी अवशोषकता के बारे में। अवशोषण योग्यता। सूचर पदार्थ गलकर अवशोष योग्य तथा न गलने वाला भी हो सकता है, यानी कि दो प्रकार के सूचर्स होते हैं। घाव के अंदर कुछ पेरिटोनियम में, मांसपेशियों में जो सूचर्स लगाए जाते हैं वो अपने आप गलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ सूचर्स जो होते हैं जो त्वचा पर लगाए जाते हैं उनको बाद में 7 से 10 दिनों के बाद जो है, यानी कि शरीर के अंगों के हिसाब से 7 दिन, किसी को 5 दिन में, किसी को 7 दिन में, किसी को 10 दिन में निकालते हैं, तो उसको बाद में फिर निकालना पड़ता है। वो गलते नहीं हैं, तो उनको हमको क्या करना पड़ता है? बाद में टाँकों को निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार से सूचर्स यहाँ पर हम दो प्रकार देख सकते हैं अवशोषकता के आधार पर। एक तो गलने वाले सूचर्स जो घाव के अंदर ही अपने आप गल जाते हैं, बाद में उनको नहीं निकालना पड़ता, और दूसरा ना गलने वाले सूचर जिनको घाव के कुछ दिनों बाद, चोट टाँके लगाने के बाद हमको निकालना पड़ता है।
इसका ऊतक व्यवहार क्या होता है? अगला पॉइंट है हमारा ऊतक व्यवहार। ऊतक के साथ सूचर का व्यवहार उसके पदार्थ स्रोत पर आधारित होता है। यदि वह संश्लेषित पदार्थ से बना है तो इसकी ऊतकों के से प्रतिक्रिया कम से कम होती है तथा यह धीरे धीरे अक्रियता की ओर बढ़ता जाता है। ऊतकों से निर्मित सूचर्स के ऊतकी व्यवहार के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कैसा? अब डिपेंड ये करता है कि उसके टिश्यू सेल में कितनी एल्कलिनिटी है या एसिडिटी है, उसके आधार पर सूचर्स जो है कभी जल्दी गल जाते हैं, कभी कम गलते हैं, कभी कुछ दिनों तक टिके रहते हैं। उसकी मजबूती जो रहती है कुछ किसी में लंबे समय तक चलती है, किसी में कम समय तक चलती है। अब बारी आती है सूचर्स के आकार की। सूचर्स के साइज़ का विस्तार बहुत है। 7 नंबर से अधिकतम मोटे सूचर से लेकर 11/0 साइज के बहुत महीन सूचर अब तक उपलब्ध हैं। सूचर का आकार प्राकृतिक संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में जैसे कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि द्वारा प्रदर्शित किए जाने पर इनकी मोटाई क्रमशः बढ़ती जाती है। इन्हीं संख्याओं को साथ क्रमशः विभिन्न रूप में प्रदर्शित करने जैसे 1/0, 7/0, 1/0 से 7/0 पर इसकी मोटाई घटती जाती है, अर्थात सूचर महीन होता जाता है। तो हमारे पास कई नंबरों में सूचर मौजूद रहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। हम जैसे जैसे बढ़ती हुई संख्या के पास जाएंगे तो इनका आकार भी, इनका व्यास भी, इनकी मोटाई भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि 1 नंबर का सूचर जो रहता है 0.4 मिलीमीटर होता है। 2 नंबर का सूचर जो रहता है वो 0.5 मिलीमीटर होता है। 3 नंबर का सूचर जो रहता है 0.55 मिलीमीटर का होता है और 4 नंबर का सूचर जो रहता है वो 0.60 मिलीमीटर का होता है। इसी प्रकार नंबर जो है अगर इस रूप में लिखें कि 0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6, 7, 8, 9 और 10/0, अगर इस प्रकार से हम सूचर के नीचे की ओर जाते हैं, इस संख्या में बटे में लिखते जाते हैं जैसे कि, तो फिर जो है सूचर निरंतर पतली होती जाती है, यानी कि उसकी जो मोटाई होती है वो बहुत ही पतली होती जाती है। जो 10/0 नंबर की जो सूचर होती है उसकी मोटाई जो रहती है 0.02 मिलीमीटर की होती है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हैं कि हम किस किस अंगों में कितने नंबर के सूचर उपयोग करते हैं। जैसे कि अग्र एंटीरियर रेक्टस सीथ, यानी कि अग्र चपटी पेशी आवरण, इसमें 1 या 1/0 नंबर की जो है नंबर साइज़ का सूचर लगाया जाता है। मांसपेशियों में जो है 1 या 1/0, लीनिया एल्बा में 1, पेरिटोनियम में जो है 2/0 या 3/0, सबक्यूटेनियस में 3/0, हार्निया में 1 या 1/0, आमाशय में 2/0 और मध्यांत और शेषांत्र अर्थात जेजुनम और इलियम में 2/0 और लार्ज इंटेस्टाइन में 2/0 या 3/0 जो है नंबर के सूचर्स लगाए जाते हैं। ग्रास नली में 3/0, किडनियों में 1/0, मूत्राशय में 2/0, गर्भाशय उच्छेदन यानी कि हिस्टेरेक्टोमी में जो है 1/0 या 1 नंबर के सूचर लगाए जाते हैं। ट्यूबोप्लास्टी में 6/0, 8/0 या 10/0 और के नंबर के हमको सूचर्स लगाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं उसके उपलब्ध सूचर, हमारे पास कौन कौन से सूचर्स मौजूद हैं। तो अवशोषण योग्य सूचर्स, ऐसे सूचर्स जो अवशोषित हो जाते हैं, जिनको हम शरीर के अंदर लगाते हैं, उनको बाद में फिर हमको बाहर नहीं निकालना पड़ता, वो गल जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। बस उसमें है कैटगट, पीडीएस, डेक्सॉन, विक्रिक और विक्रिल। ये ऐसे सूचर्स हैं जो आसानी से अवशोषित हो जाते हैं ऊतकों के द्वारा। और ऐसे सूचर्स की अब मैं सूची बता रहा हूँ जो नहीं गलते, जिनको हम त्वचा के ऊपर लगाते हैं, जिनको बाद में हमको निकालना पड़ता है ऊतकों के जुड़ने के बाद, जैसे कि कॉटन, डेक्रॉन, नायलॉन, प्रोलीन, रेशम या जंग-रोधी इस्पात तार का भी इस्तेमाल हम सूचर के रूप में करते हैं, जिसको बाद में हमको निकालना पड़ता है। उसी प्रकार एकल तंतुवीय सूचर यानी मोनोफिलामेंटस सूचर जो रहते हैं शल्य चिकित्सा में ऊतकों को जोड़ने के प्रयुक्त धागे में, जिनमें केवल एक तार होता है, मोनोफिलामेंटस सूचर कहलाते हैं। उसमें हैं कैटगट, पीडीएस, डेक्रॉन, पॉलीएमाइडस, प्रोलीन, स्टेनलेस स्टील। और बहुत तंतु यानी मल्टी फिलामेंट में के उदाहरण हैं प्राकृतिक। मल्टीफिलामेंट के अंतर्गत सबसे पहले आता है प्राकृतिक ऊतकीय स्रोतों में प्राप्त सूचर्स, जैसे कि कैटगट, रेशम और सन यानी कि रुई। उसके बाद संश्लेषित जो अवशोषित हो जाते हैं उनमें है डेक्सॉन, वाइक्रिल, पीडीएस।
और ना गलने वाले सूचर जो मल्टी फिलामेंट होते हैं वो हैं सिल्क, लाइनिन, कॉटन, डेक्रॉन, पॉलीएमाइड और प्रोलीन और स्टेनलेस स्टील। ये ऐसे सूचर्स हैं जिनके जो मोनोफिलामेंट भी होते हैं और मल्टी फिलामेंट भी होते हैं, उसके मैंने उदाहरण बताए हैं। ये आपको 136 नंबर पेज में आपको ओटी की बुक में मिल जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा और बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये था पार्ट 1, सूचर का पार्ट 1। इसके बाद जो दूसरा वीडियो बनेगा वो सूचर्स का ही रहेगा पार्ट 2, जिसमें हम डिटेल पढ़ेंगे जो गलने वाले सूचर्स हैं और ना गलने वाले सूचर हैं। थैंक यू।